हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम लोग एक नई विधि को जानेंगे, समझेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। मेरे बच्चों, आज मैं चाहता हूं कि आज आपको मैं कुछ ऐसी बात बताऊं कि जो बातें आपने रट ली हैं, जो सूत्र आपको समझा दिए हैं, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग केवल सीखने की उस पर चर्चा करेंगे, फिर जो कंक्लूजन निकल आएगा उस पर हम बात करेंगे। कंक्लूजन जो निकल के आएगा, जिसका निष्कर्ष निकल के आएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम इन दो समीकरणों के बारे में बात करते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देखिएगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। c1 इक्वल टू 0 एक समीकरण है, और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये बात समझ में आ गई है? ये दो समीकरण, यहां पर a1, b1, c1, a2, b2, c2 एक कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या, ठीक। और x, y दो चर राशियां हैं, जिनमें ये जो है दो रैखिक समीकरण है, जिसे आप रैखिक समीकरण बोलते हैं। अब मैं यदि आपसे कहूं कि इस समीकरण को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए, यदि मैं आपसे कहूं कि इस समीकरण को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए, तो आप क्या करेंगे? क्या बताया जाता है आपको? चलिए शुरू करते हैं कि x के गुणांक से पहले समीकरण के x के गुणांक से दूसरे समीकरण में x के गुणांक को गुणा करेंगे, और दूसरे समीकरण के x के गुणांक से पहले समीकरण में गुणा करेंगे। तो पहले समीकरण में x का गुणांक कितना है? a1 है, और दूसरे समीकरण में x का गुणांक क्या है? a2 है। क्लियर है बेटा? ये बात सुना गई। तो पहले समीकरण में कितने से गुणा करेंगे? a2 से, क्योंकि दूसरे समीकरण का गुणांक कितना है? a2 है। और दूसरे समीकरण में कितने से गुणा करेंगे? पहले समीकरण के गुणांक से पहले समीकरण का गुणांक क्या है? a1। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो समझा रहा हूं, केवल आपको सुनना है, समझना है। आज जो मैं बताऊंगा उससे आपको ये समझ में आएगा कि हम उस सूत्र को कैसे प्राप्त किए, क्या तरीका रहा जो हम लोग रट लिए हैं। आप अभी ये दिमाग कतई नहीं लेंगे सर ये क्या कर रहे हैं। अभी जो मैं बता रहा हूं उनको आप सुनते जाइए। निश्चित रूप से लास्ट में आपको जो समझ में आ जाएगी, सही बात क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए इसको, मैं जो बता रहा हूं कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां से कि x का यहां पर समीकरण 1 में कितने से गुणा करेंगे? समीकरण 1 में x दूसरे समीकरण का गुणांक a2 से गुणा किया, तो समीकरण 1 गुणे a2 हो गया, माइनस समीकरण 2 में कितने से गुणा किए? पहले a1 से गुणा किया। इतनी बात हो गई हल करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। अब अगर हम इनको हल करें, क्या बच्चों, अगर हम इनको हल करें तो क्या लिख सकते हैं? इसमें कितने से गुणा करना है? a2 से। तो क्या हो जाएगा? a2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? a2 से गुणा करें a2 a1x प्लस इसमें a2 से गुणा करेंगे क्या होगा? a2 b1y। क्लियर? और फिर इसमें भी a2 से गुणा होगा, क्या जाएगा? a2 c1 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में नहीं है? समझ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और समीकरण 2 में किससे गुणा कर रहे हैं? a1 से गुणा करेंगे, तो a1 से गुणा करेंगे क्या होगा? a1 a2x। फिर इसमें कितने गुणा कर रहे हैं? इसमें भी a1 से गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे? प्लस a1 b2y। क्लियर हो गया? और फिर इसमें कितने गुणा कर रहे हैं? a1 से, तो इसमें क्या है? a1 c2 इज इक्वल टू 0। और क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, तो घटाने का चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा, यहाँ पर प्लस का माइनस, यहाँ पर प्लस का माइनस, यहाँ पर प्लस का
तो ये तो जुड़ नहीं पाएंगे, ये 2 और 1 3 हो जाए ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये अलग अलग राशि है। तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर a2b1y माइनस a1b2y, ये लिख दिया, a2b1y माइनस a1b2y ये लिख दिया, और प्लस a2c1, तो ध्यान देखिए, और ये माइनस a1c2 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? जी हाँ, दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए a2b1y, इन दोनों में y कॉमन है, कॉमन है, जी हाँ कॉमन, इन दोनों में y कॉमन है, कॉमन है, जी हाँ कॉमन है, तो y क्या बचेगा यहां पर a1b2 माइनस a2b1 माइनस a1b2, क्लियर? इतनी बात हो गई, बराबर ये माइनस इधर आ जाएगा प्लस, पक्षांतर करेंगे हो जाएगा a1c2 माइनस a1c2 का प्लस a1c2, प्लस इधर क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस a2c1। क्लियर हो बेटा? तुम्हारा therefore y is equal to क्या मिलेगा a1c2 माइनस a2c1, a1c2 माइनस a2c1 अपान a2b1 माइनस माइनस a1b, ये हो गया इसकी वैल्यू, ये हो गई वैल्यू किसकी, आपकी किसकी वैल्यू हो गई है, y की वैल्यू हो गई। क्लियर? अब अगर हम इसी तरह से समीकरण 1 में b2 से गुणा करते हैं और समीकरण 2 में b1 से गुणा कर देंगे तो y कैंसिल आउट हो जाएगा। y जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, इसी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखिए इसी प्रकार अगर आप निकालते हैं तो देखिए x की वैल्यू निकालें तो देखिए जब y की वैल्यू निकालें तो देखिए क्या है c1 c2 जब y की वैल्यू निकाले तो b1 और b2 गायब है। इसी तरह जब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या गायब हो जाएगा, a1 और b2 गायब हो जाएगा। क्या मिल जाएगा b1 c2, जहां a1 है वहां पर b1 हो गया, b1 c2 माइनस b2 c1 अपान क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपान क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1 हो जाएगा। क्लियर हो? बात समझ में आ गई? समझ गया? कर लेंगे नहीं कर लेंगे ऐसे, इसमें क्या करेंगे b2 से गुणा कर देंगे और इसमें किससे गुणा कर देंगे, b1 से गुणा कर देंगे और दोनों को हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। अब परेशान मत होइए, आपको लग रहा है सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, अभी सब समझ में आएगी बेटा, सारी बातें समझ में आएंगी, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए इस प्रकार से अगर इन दोनों समीकरणों को हम हल करते हैं तो x की वैल्यू मिलती है ये और y की वैल्यू मिलती है हमको ये। क्लियर हो गया? तो प्यारे बच्चों अगर इन दोनों को देखें, ध्यान से देखें और ध्यान से देखें अगर आप, तो क्या मिल रहा है, यहाँ पर a1 b2 माइनस a2 b1 मिल रहा है और यहाँ पर क्या मिल रहा है a2 b1 माइनस
A1 B2 मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसमें माइनस क्या कर लें, कॉमन लें, क्या कर लें, माइनस कॉमन ले लें, तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 C2 माइनस A2 C1 और नीचे माइनस भले कॉमन लिया लेकिन चिन्ह कहाँ लगा दिया, ऊपर बार माइनस लेने का अंदर का चिन्ह बदला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A1 B2, ये माइनस का क्या हो गया प्लस, और ये प्लस का क्या हो गया माइनस, तो क्या हो गया माइनस A2 B1। ये बात समझ में नहीं आती, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े हम लोग, चलिए तो अब शुरू करते हैं हम लोग यहां से क्लास में। तो क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि y के भी बटे कितना आया है, A1 B2 माइनस A2 B1 आया है, और x के भी बटे कितना आया है, A1 B2 माइनस A2 B1 आया है। तो क्या ये जो है, क्या ये दोनों का हर बराबर है कि बराबर है? तो x और y का मान कब मिलेगा, x और y का मान तभी प्राप्त होगा जब ये जीरो के बराबर ना हो। कि अगर ये जीरो हो जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर भी अगर इसका मान जीरो हो जाए तो इसका मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जी हाँ, निश्चित रूप से हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे कि पहले स्थिति ये होनी चाहिए, पहली स्थिति में क्या होना चाहिए कि यदि A1, पहली बात क्या होनी चाहिए कि A1 B2 माइनस A2 B1 का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो जाए तो यदि A1 B2 माइनस A2 B1 का मान जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो इसका मान अनंत के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गई? तो अगर यानी A1 B2 माइनस A2 B1 बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए A1 B2 बराबर नहीं होना चाहिए, पक्षांतर करेंगे A2 B1 के। बराबर जैसा व्यवहार करिए, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है तो उससे काट दीजिए। A1 B2 बराबर नहीं होना चाहिए A2 B1 के, और इसलिए A1 B2 का मतलब क्या हो गया, A1 गुणे B2, और A2 B1 का मतलब क्या हो गया, A2 गुणे B1। तो यहां से क्या मिला कि A1 बटे A2, A2 को इधर ले आया, ये वाले A1 A2 के इधर ले आया, ये गुणे में चला गया, हो गया बटे में बराबर का चिन्ह लगा, फिर नहीं है, फिर क्या मिला B1 था और ये गुणे में था, क्या हो गया B2। और प्यारे बच्चों याद करो, ये मैंने आपको बताया था कि यदि A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 हो तो हम कहेंगे कि उस समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। तो देखा बच्चों कि ये A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 कहां से मिला, ये इन्हीं दोनों समीकरणों से प्राप्त हुआ है। और इन दोनों समीकरणों को जब हम हल करते हैं तो x और y के जो मान प्राप्त हो रहे हैं, उन्हीं दोनों मानों से हमको ये निष्कर्ष प्राप्त हो रहा है कि A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 हो तो क्या होगा, उसके अद्वितीय हल होंगे। इसी प्रकार से यदि हम जो है आगे दो कंडीशन हैं उस पर चर्चा करें तो क्या होगा, यहां से जब चर्चा करेंगे तो इस पर हम देखेंगे कि अगर A1 B2 और A2 B1 जीरो के बराबर हो जाए तो उस स्थिति में दो अलग अलग परिस्थितियां आएंगी, और जो दो अलग अलग परिस्थितियां आएंगी वो कौन कौन सी परिस्थिति होगी, A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 एंड इट इज इक्वल टू C1 अपान C2 हो जाए। जैसे देखिए अगर ये जीरो के बराबर हो जाए, एक कंडीशन ये हो गया कि नहीं हो गया। फिर अगली कंडीशन क्या होगी, यदि ये जीरो हो जाए, यानी जो हर दिया है A1 B2 माइनस A2 B1, यहाँ भी A1 B2 माइनस A2 B1। यहाँ पर आपने देखा कि अगर जीरो, दो कंडीशन हो गई। पहला कंडीशन में माना कि A1 B2 A2 B1 जीरो के बराबर नहीं है। अब ये A1 B2, यदि A1 B2 A2 B1 के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, सॉरी A1 B2 माइनस A2 B1 जीरो के बराबर हो जाए। यहाँ पर क्या माना, जीरो के बराबर नहीं है, यहाँ हम क्या मान रहे हैं, जीरो के बराबर है। तो अगर यहाँ पर जीरो के बराबर हो जाएगा तो A1 B2 बराबर किसके हो जाएगा, A2 B1 के हो जाएगा। और जब A1 B2 बराबर A2 B1 के हो जाएगा तो इस स्थिति में A1 बटे A2 पक्षांतर करेंगे,
बराबर किसके मिलेगा, V1 बटे V2 के मिलेगा। और यदि अब तब तो A1 बटे A2 बराबर जब V1 बटे V2 मिल गया तो कौन सी बात बची हमारे पास, C1 अपान C2 मिला। तो दो बात वहां से बातें निकली, हो सकता है कि C1 अपान C2 बराबर हो जाए और हो सकता है C1 अपान C2 के बराबर ना हो, और उन दोनों परिस्थितियों पर चर्चा की जा चुकी है। तो प्यारे बच्चों, जो तीनों कंडीशन आपको बताए गए हैं कि A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 पर क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, और यदि A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 हो और इसके साथ साथ ये बराबर हो C1 अपान C2 के, या ये बराबर नहीं हो C1 अपान C2 के, तो अलग अलग परिस्थितियां होंगी। यदि बराबर होगा C1 अपान C2 के तो अनंत हल होगा, और यदि बराबर नहीं होगा C1 अपान C2 के तो कोई हल नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कि जो बातें आपको सिखाई गई थी, आपसे कहा गया था याद कर लीजिए, वो वास्तव में कहीं से रट्टा नहीं मारा गया है, कहीं से आप पर थोप नहीं दिया गया है, बल्कि इन दोनों समीकरणों को हल करने पर वो बातें आपके सामने निकल कर आती हैं। अब हम कहां पर चर्चा कर रहे हैं, हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम वज्र गुणनखंड विधि के बारे में, वज्र गुणन के बारे में, वज्र गुणन विधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और हम वज्र गुणन विधि के बारे में पहुंचते हैं। और वहां पर तो ये बात सुना आगे कि नहीं आगे, अब हम धीरे धीरे देखिए, आज जो मैंने आपको सिखाया है उनका इस्तेमाल सवाल में नहीं होगा, लेकिन प्यारे बच्चों, हर चीज केवल सवाल लगाने के लिए नहीं होती, बल्कि सीखने के लिए होती है, ताकि आपका जो कॉन्शियस है, आपका जो मन है, आपका जो मस्तिष्क है, वो बेहतर बन सके, आपके सोचने की क्षमता, आपकी रीजनिंग एबिलिटी आगे बढ़ सके। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने जो अभी तक समझाया है, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा 10 मिनट में आ रहा है। कर दो, आ जाए। चलिए, तो अब हम लोग हो गए x की बात हो गई और y की बात। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां से x की वैल्यू मिली है और y की वैल्यू मिली है। क्या बच्चों, ध्यान से देखिएगा, अभी समझ आ जाएगा। हम x इक्वल टू क्या मिला है, हम x इक्वल टू क्या मिला है यहाँ पर, v1 c2 माइनस v2 c1 अपान a1 v2 माइनस a2 v1 मिला है, और y इक्वल टू क्या मिला, माइनस a1 c2 माइनस a2 c1 अपान a1 v2 माइनस a2 c1 मिला है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो ये जब बात क्लियर हो गई है तो हम चर्चा करेंगे x इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं x अपान, वो ध्यान देखिए, अगर हम लिखना चाहें तो हम यहां से लिख सकते हैं x अपान, और ध्यान देगा हम x अपान, ये यहां पर आगे क्या मिलेगा, v1 c2 माइनस v2 c1 इज इक्वल टू, v1 c2 माइनस v2 c1 इज इक्वल टू 1 अपान a1 v2 माइनस a2 a1 v2 माइनस a2 ये गुणे में दिखाई दे रहा है क्या आपके बट्टे में, और ये बट्टे में दिखाई दे रहा है, सॉरी फिर से सुनिए, x तो x लिख दिया, ये गुणे ऊपर था, ये नीचे आ गया, यहाँ पर क्या बचा, एक x अपान v1 c2 माइनस v2 c1 इज इक्वल टू 1 अपान a1 v2 माइनस a2 v1 मिल गया। फिर देखो ध्यान से, अगर आप इस पर चर्चा करें, इस वाले पर y के बारे में आप देखिए, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर बात करते हैं, तो y इज इक्वल टू, यहाँ प्लस y है, यहाँ पर माइनस, इस माइनस को अगर हम यहाँ ले आए तो लिखेंगे माइनस y, मुझे लगा दिख नहीं रहा होगा, आगे यहां पर लिख देते हैं इस बात को, यहां पर y सब यही मिला, y सब यही मिला, तो y सब जब ये मिल गया है तो अब हम, जी हाँ, y सब ये मिल गया है, therefore y is equal to, ये प्लस y है तो ये पक्षांतर कर देते इधर क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस गुणा कर दिया, और ये ऊपर है a1 c2 तो यहां आ जाएगा, तो हो जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल टू 1 अपान, यहां पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, a1 b2 माइनस
E2 P1। तो क्या देखा आपने, यहां भी 1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1 है, यहां भी A1 B 1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1 है। तो इसका मतलब है कि दोनों दाएं पक्ष बराबर हैं। तो ये जब दाएं पक्ष बराबर हैं, इसलिए बाएं पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए दाएं पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। देखो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है, x अपान B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू माइनस y अपान A1 C2 माइनस A2 C1 A1 C2 माइनस A2 C1। और ये इक्वल हो गया बेटे 1 अपान, दाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष बराबर है, इसलिए ये दोनों बराबर है। तो पहले हमने x को लिखा, फिर मैं इसको y को लिख रहा हूं, और ये दोनों बराबर हैं इसलिए हम एक बार ही लिख रहे हैं 1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। ये बात क्लियर हो गई नहीं होगी, ये बात क्लियर हो गई नहीं होगी। और यही प्यारे बच्चों, यही बज्र गुणन विधि, यही जो निकल करके आया है, जिसको हमने विलोपन विधि से हल किया है, वो अब इस रूप में जब आ गया तो यही क्या हो गया, बज्र गुणन विधि द्वारा हम यहां से A1 B1 और C1 के मान यहां पर रख करके x y और के मान निकाल लेंगे प्यारे बच्चों। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई। अब इसी को प्यारे बच्चों ऐसे भी लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा, मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों अब बच्चों में क्या लिखा कि कैसे इसको समझेंगे, कैसे याद करेंगे, कैसे सवाल को लगाएंगे। देखिए एक सूत्र मैंने बना दिया है, लेकिन प्यारे बच्चों मैं जब सवाल लगाऊंगा तो इस सूत्र का इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा, केवल आपको सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए मैंने इस तरीके को समझाया है। सीधे ये कहां से मिला, कैसे प्राप्त हुआ, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी था, और इसलिए हमने ऐसा कर दिया। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों शुरू कीजिए कि कैसे हमने इसको लिखा है, पहले शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहले कौन सी चल रहा है, x, तो पहले हमने लिख दिया x, समझने के लिए अब समझ रहे हैं, प्रूफ जान गए हैं। लेकिन अब तरीका देखिए कि कैसे उसको सवाल को हल करना है, कैसे अगर उसको सीधे लाना चाहे तो कैसे लाएंगे। तो देखिए x के मान बात किया तो x को ढक लिया, और यहाँ पर इसका गुणांक कितना है, b1 लिख लिया, लीजिए y का गुणांक कितना है, b1 लिख लिया समझने के लिए, और यहाँ y का गुणांक कितना है, b2 लिख दिया, दिख रहा है ना। और यहाँ पर क्या है, c1 है, और नीचे क्या है, c2 है, लिख लिया। अब b1 का गुणा c2 से कीजिए, b1 c2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और फिर इसका गुणा इसे करेंगे b2 c1। समझ आ गया, फिर से समझिए, इसको बंद किया, इसका किससे करेंगे, b1 का गुणा c2 से करेंगे, y नहीं लेंगे क्योंकि y तो चर है। आप सोचेंगे सर y ले लिया, y चर है, तो यहाँ पर अचर राशि कौन है, b1, और यहाँ पर c2, तो b1 का गुणा किससे हो गया, c2 से, तो b1 c2 हो गया, और माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या होगा, b2 c1 आ गया। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। फिर माइनस का चिन्ह है, क्योंकि इसमें माइनस आया है तो फिर माइनस y लिखेंगे। अब माइनस y लिखा, y वाले को ढक लेंगे, y वाले को ढक लिया ऐसे आपने। अब देखिए a1 का गुणा किससे करेंगे, पहले लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं ऐसे a1, यहाँ x का गुणा a1 है, यहाँ x का गुणा क्या है, a2 है, तो लिख लिया a2, और यहाँ क्या है, क्या बचा, c1, और यहाँ नीचे क्या बचा है, c2। अब इसका गुणा a1 का गुणा c2 से, a1 c2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, a2 c1। लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ढक लीजिए। यहाँ पर x का गुणा कितना है, a1 है, जी हाँ, और यहाँ पर c2 है, तो a1 का गुणा c2 से a1 c2 हो गया, और फिर a2 का गुणा इससे करेंगे a2। समझ में आ गया प्यारे बच्चे, सब बात मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत
नहीं होगी। फिर C1, अब अचर राशि को ढक लीजिए, इसको ढक लीजिए, यहाँ पर एक लिख लीजिए, एक लिख लेने के बाद इसको ढक लीजिए। अब यहाँ पर x गुणा A1 लिख दिया, यहाँ पर x गुणा कितना A2 ऐसे लिख दिया, समझ लीजिए। यहाँ पर y गुणा कितना B1 हो गया, यहाँ पर y गुणा कितना B2 लिख दिया। क्लियर हो? तुम्हारा नहीं आ रहा? दिख रहा था नहीं दिख रहा था? दिख रहा था, मुझे लग रहा दिखा होगा, दिखा होना चाहिए। जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देखिए x गुणा A1 लिखा, फिर x गुणा A2 लिख लिया, फिर y गुणा कितना B1 लिख लिया, फिर y गुणा B2 लिख लिया। ये बात समझ आ गई नहीं आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ गया है? फिर से लिखूं, एक बार फिर से थोड़ा बड़ा लिखूं इसको, A1x B1y C1 is equal to 0 और A2x B2y C2 is equal to 0। तो C1 और C2 क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो A1 A2 B1 B2, तो वही बात यहाँ पर लिख दिया, A1 A2 B1 B2। अब कहीं गुणा करेंगे तो A1 का गुणा B2 से करेंगे क्या मिलेगा? A1 B2, और फिर A2 का गुणा B1 से करेंगे क्या मिलेगा? A2 B1। इस तरह से, इसीलिए इसे वज्र गुणन बोला जाता है। वज्र गुणन मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा नहीं हो रहा? कैची गुणा किसे बोलते हो? इसीलिए इसे वज्र गुणन मेथड बोला गया। तो वज्र गुणन मेथड क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें जो है, जो समीकरण को हल करने के लिए क्या किया जा रहा है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, वज्र गुणन विधि में इस सूत्र का इस्तेमाल करना है, ये आपको जानना है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि कैसे ये वज्र गुणन विधि के लिए ये जो है जो सूत्र प्राप्त हुआ है वो कैसे प्राप्त हुआ है। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कोई समस्या नहीं होगी। कल हम लोग इससे संबंधित सवाल लगाएंगे। अभी आज जो मैंने आपको सिखाया है, आज आपको वही सीखना है। कल जब मैं आपको सवाल बताऊंगा तो ये सारी चीजों को रटने की कोई जरूरत नहीं होगी, सीधे आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ना A1 ना B1 ना C1 ना C2 कुछ भी, नथिंग है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होगी, सीधे आपको उत्तर मिल जाएगा। तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन ये चीजें आपको जाननी चाहिए जो भी आज आपको बताई गई है। मैं आपको बता रहा हूं, आज जो मैंने बातें बताई हैं वो अगर आज आप ना भी जानते तो भी आपको सवाल लगाने पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों, सीखने के लिए वो जरूरी था, इसलिए मैंने आज का दिन आपको सिखाने के लिए लिया है। कल हम लोग वज्र गुणन विधि से संबंधित चैप्टर प्रश्नावली जो है, कौन सा प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 3.5 हल करेंगे और उससे संबंधित सवाल को लगाएंगे। कोई दिक्कत होगा तो बताएंगे। अब फायदा क्या है इसका? फायदा क्या है इसका? फायदा प्यारे बच्चों ये है कि यहाँ पर x और y, जैसे आप विलोपन विधि का इस्तेमाल करते थे और प्रतिस्थापन विधि का जब इस्तेमाल करते हैं तो आपको x और y दोनों की वैल्यू साथ प्राप्त नहीं होती है। जबकि जब आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन जब आप वज्र गुणन विधि का इस्तेमाल करते हैं तो x और y दोनों की वैल्यू एक साथ प्राप्त होती है। इस विधि का ये फायदा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, और जो समस्या होगी उनको कल हम दूर करेंगे। बस आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।